हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो दैट इज नीट 2019 के सॉल्यूशन के साथ। पेपर 2 उड़ीसा वाला पेपर जो 20 मई को हुआ था, कोड जीवन हम सॉल्व करेंगे आपके सामने आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। तो क्वेश्चन नंबर 136 कह रहे हैं दो मेटल स्फीयर हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r है। दोनों को मैंने टच किया, सेपरेट किया, फाइनल चार्ज डेंसिटी दोनों पे क्या हो जाएगी इफ इनिशियल चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ दी स्फीयर्स वाज सेम। तो बेटा अगर एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, टच किया या कनेक्ट किया, बात तो एक ही है। तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, kq1/r1 kq2/r2 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब तक ये बराबर ना हो जाए। और बेटा जब ये बराबर होगा, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब ये बराबर हो जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, kq1/r1 kq2/r2 बराबर हो गए, दैट इज q1/q2 आ जाएगा 1/2। q1/q2 क्या निकल के आ जाएगा 1/2। 1/2 दैट इज, अगर एक पे चार्ज x तो दूसरे पे 2x, टोटल चार्ज 3x। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, मान लो q, और q की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज कितना होगा। इनिशियली दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, वन एरिया पे चार्ज सिग्मा था, इसका टोटल एरिया 4πr², इसका 4π इंटू 2r²। बेटा सिग्मा इंटू 4πr² एक पे चार्ज, सिग्मा इंटू 4π 2r² दूसरे पे चार्ज, है ना। बेटा वन एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो 4πr² पे क्या होगा, सिग्मा इंटू 4πr²। वन एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो 4π 2r² पे चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू 4π 2r²। यहां से बेटा हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पहले स्फीयर पे भी चार्ज आ जाएगा और दूसरे स्फीयर पे भी चार्ज पता लग जाएगा, दैट इज x इज टोटल चार्ज अपॉन 3, दिस इज 20πr² सिग्मा। 4 4 16 प्लस 4 20, तो 20πr² सिग्मा बाय 3। ये आ गया बेटा चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर। ऐसी चार्ज ऑन बिगर स्फीयर भी आप निकाल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया से चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। जैसे इस पे चार्ज डेंसिटी जो आएगी छोटे स्फीयर पे अपॉन 4πr², जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4πr²। अच्छा मेरे को बड़ा आर लिखना चाहिए था, 4 5 20, 5 सिग्मा बाय 3। और इस पे भी आप इससे ही सिमिलरली चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। उसका चार्ज ले लेंगे विच इज 2x अपॉन उसका एरिया ले लेंगे 4π 2r²। तो बेटा पहली बात तो पहले स्फीयर पे आ रही है 5 सिग्मा बाय 3। ऐसा कौन से ऑप्शन में है 5 सिग्मा बाय 3, तो एक ही ऑप्शन में, दैट इज दूसरे वाले पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। बेटा टोटल चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। टोटल चार्ज कितना था पहले, कनेक्ट करने से पहले, सिग्मा इंटू 4πr², एक पे चार्ज था, सिग्मा इंटू 4π 2r² दूसरे पे चार्ज था। कैसे, मैं फिर बता रहा हूं बेटा, वन एरिया पे सिग्मा है तो 4πr², एरिया पे सिग्मा इंटू 4πr², वन एरिया पे सिग्मा है तो 4π 2r² पे सिग्मा इंटू 4π 2r²। टोटल चार्ज आ जाएगा बेटा, इन दोनों का सम कर देंगे, है ना। और बेटा अगर जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज विल फ्लो, है ना। तो बेटा यहां से क्या रहा है, kq1/r1 और kq2/r2 को बराबर करेंगे तो q1/q2 हो जाएगा r/2r, दैट इज 1/2। तो एक पे अगर चार्ज x होगा तो दूसरे पे 2x, टोटल चार्ज हो गया 3x। और टोटल चार्ज क्या होगा बताया, सिग्मा इंटू टोटल एरिया। वन एरिया पे सिग्मा चार्ज है तो 4πr² प्लस 4π 2r², 20πr²। एरिया पे क्या हो जाएगा 20πr² सिग्मा। यहां से मेरे पास टोटल चार्ज आ गया, और टोटल चार्ज का 1/3 बेटा x प्लस 2x, टोटल चार्ज 3x, 3x की वैल्यू ये आ गई, x q1 मतलब q1 जो आ गया वो क्या है x, तो वो x आ गया, उस पे चार्ज पर यूनिट एरिया कर लिया बेटा, उस पे चार्ज डेंसिटी आ गई। और ऐसा ऑप्शन एक ही में तो दूसरे पे निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, निकालना हो तो तरीका क्या होगा, तरीका तो यही रहेगा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ये तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। बेटा पिछला तो 2019 का पेपर था, उसमें कह रहे थे एक टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, वहां 0 बताया था। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हैं, ए। आई होप मैं आपको समझा सकता हूँ। ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4a। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4a। कितना हो जाएगा 4a, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो पिछले का भी 4, इसका भी 4, वेरी गुड। नेक्स्ट
138 हैट्रिक चांस है, फोर्थ ऑप्शन वाला। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक मास को h हाइट से ड्रॉप करो तो टाइम लगता है गिरने में t, कितना लगता है t, और t क्या होता है √2h/g। और कह रहे हैं उस प्लेनेट पे जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है दैट इज कैपिटल T, और कह रहे हैं स्मॉल t इज ट्वाइस ऑफ कैपिटल T। ठीक है भैया, पहले रब करते हैं, जगह बनाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत शानदार तरीके से देखिए प्रदीप सर ने मिटो दी है, बहुत बढ़िया। ये देखिए मिटता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें कह रहे हैं बेटा एक को अगर टाइम t और कैपिटल T में रिलेशन है t इक्वल टू 2t, और t जो है वो √2h/g है, और कैपिटल T जो है वो 2π√L/g है। अगर मैं स्मॉल t बाय कैपिटल T देखूं that will be √g will cancel out, that is independent of g। अब किसी भी प्लैनेट में ले जाओ स्मॉल t बाय कैपिटल T यही आएगा। अगर स्मॉल यहां पर वहां जाके अगर टाइम t डैश लगेगा, और अगर टाइम पीरियड जो होगा वो t डैश होगा, तो भी बेटा t डैश बाय कैपिटल T डैश कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि g पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, कह रहे दूसरे प्लैनेट पे ले गए जिसका मास अर्थ के मास का हाफ है, रेडियस सेम है, तो बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं जी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टी बाय कैपिटल टी जी के तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ जी है। ये कैसे आता है √2h/g? अगर याद दिलाऊं तो बेटा h हाइट से गिरने में टाइम कितना लगता है, कैसे निकालते हैं? आप कह सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप्ड है, ठीक है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा ये आपको याद रहना चाहिए। ये ड्रॉप्ड वाले केस में टाइम आता है √2h/g। क्या आता है √2h/g? यहां से आप निकाल भी सकते हैं 2h/g का अंडर रूट, 2h/g का अंडर रूट। गुड, नेक्स्ट। Resonance tube experiment. Two consecutive resonances are observed when the length of the air columns are 16 cm and 49 cm. If the frequency of tuning fork used is 500 Hz, the velocity of sound in air is. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको पता है क्या कह रहा है? ये रेजोनेंस कॉलम है, और बेटा ये देखो, ये मैंने रेजोनेंस कॉलम में मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। रेजोनेंस कॉलम में कह रहे हैं बेटा दो रेजोनेंस हो रहे हैं, है ना बेटा? तो बेटा पहली बार यहाँ पे हो जाएगा जब L1 λ/4 होगा, और दूसरी बार कहाँ होगा बेटा जब L2, ये जो चीज है L2, ये 3 λ/4 है ना, और ये λ/4 L1 नहीं होगा, एक्चुअली L1 प्लस E λ/4। मेरे को L1 प्लस E कहना चाहिए था λ/4, ये गलत है थोड़ा सा, है ना? तो L1 प्लस E विल बी λ/4, L2 प्लस E विल बी 3 λ/4। क्या हम ये बात याद रख लेंगे? ये नॉर्मल मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने डेलिबरेटली ऐसा रखा है। आप समझेंगे ध्यान से। L1 को अगर आप ऐसा सोचें तो इसका मतलब तो L2 तो L1 का ट्रिपल होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखिए, क्या ट्रिपल कह रहा है? नहीं बेटा, 16 3 48 प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर पक्का है कि एरर है, और एरर क्या है बेटा? जो एंटी नोड बनता है वो कुछ ऊपर बनता है, और उसकी वैल्यू होती है E, और E होता है बेटा 0.3D। E कितना होता है बेटा? 0.3D है बेटा, तो E होता है बेटा 0.3D। तो L1 प्लस E λ/4, L2 प्लस E 3 λ/4। पूछा क्या बेटा मेरे से? वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछिए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए तो कोई बेटा मगजमारी नहीं है यहाँ पे। L2 माइनस L1 विल गिव मी λ/2, λ/4 λ/4 λ/2। तो L2 माइनस L1 से λ/2 मिल जाएगा, और λ/2 से मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। V इक्वल टू एफ लैम्डा से मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मिल जाएगी, है ना बेटा? तो मेरे को इक्वेशन क्या बोलनी चाहिए एक्चुअली में? मैं एक बार पिछले वाले को रब कर दूं। L1 प्लस E इक्वल टू λ/4 बोलना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन क्या बोलनी चाहिए? L2 प्लस E इक्वल टू 3 λ/4 बोलना चाहिए बेटा, है ना? और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? L2 माइनस L1। अच्छा, E क्या होता है? 0.3D, है ना? तो ये क्या आएगा? λ/2। और L2 माइनस L1 आएगा क्या बेटा? 32 प्लस 1 33 आएगा बेटा। 33 इंटू 2 लैम्डा आ गया 66 सेंटीमीटर या 0.66 मीटर। ये लैम्डा आ गया, है ना? अब जब बेटा लैम्डा आपके पास आ गया, आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो 500 से मल्टीप्लाई करना है। कर पाएंगे आप लोग? तो बेटा आप सोच सकते हैं ये क्या बन जाएगा? 66 इंटू 5, 66 इंटू 5, है ना? क्या बन जाएगा? 330। 60 इंटू 5 300, 6 5 30, 330। ठीक है बेटा, ये पूरा सॉल्यूशन दिखा भी रखा है, देखिए। अरे मेरे को यूज कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा यहां से हमने निकाला L2 माइनस L1 आएगा λ/2, तो लैम्डा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, है ना?
और v इक्वल टू एफ लेमडा से आप निकाल लेंगे, है ना। और बेटा अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है इस पे, ऐसे कहते हैं L3 क्या आएगा, तीसरी बार का एक और लेमडा बाई 2 ऐड कर दो, मतलब L2 में L2 माइनस L1 और जोड़ दो, ठीक है। या E पूछ लेंगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 139 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं 3 रेजोनेंस कॉलम की लेंथ दे रखी है, जिस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने बजाया है रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी 800 है। मेरे से कह रहे हैं बताइए वेलोसिटी ऑफ साउंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड मैं अगर पेपर में जाऊंगा बेटा, अगर ये ऑप्शन मिलेंगे मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली 344 को ही टिक करूंगा, क्योंकि एक 500 एक 156 एक 344 एक 172 300 की लाइन में ही होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड। कुछ एरर कर दी होगी हमने, इसलिए 344 टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी ज्यादा तो आती है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से बेटा, जब हम निकालते हैं साउंड की वेलोसिटी, जो एक्चुअल साउंड की वेलोसिटी होती है उससे ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें बेटा पानी भरा होता है, तो उस जगह पे ह्यूमिडिटी एक्चुअली थोड़ी ज्यादा होती है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में वाटर वेपर्स होने के कारण वहां पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड थोड़ी ज्यादा आती है। तो 300 की लाइन का तो एक ही ऑप्शन था। बाकी अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, पहला रेजोनेंस कॉलम तो इस कंडीशन में आएगा कहीं पे, दूसरा कहां पे आएगा जब आधा लूप और बन जाएगा, पहले यहां तक आएगा दूसरा यहां पे। पहली बार रेजोनेंस तब होगा जब ये L1 ये चीज होगी, दूसरी बार कब होगा L2 पे, और L2 माइनस L1 क्या आ जाएगा, ये जो L2 माइनस L1 है ये बेसिकली क्या चीज है लेमडा बाई 2, तो लेमडा क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। v इक्वल टू एफ लेमडा से आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से वेलोसिटी, L2 पता है L1 पता है फ्रीक्वेंसी 800 पता है, मल्टीप्लाई करना आता है सब्ट्रैक्ट करना आता है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, v इक्वल टू एफ लेमडा यूज करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा, f क्या है 800, लेमडा क्या है ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, यू विल गेट द आंसर 344। ऑप्शन भी इतनी दूर दूर के हैं कि आप ओरली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे एक m मास है जो कुछ v0 वेलोसिटी से जा रहा है, कह रहे दो पार्ट में टूटा, 1:5 में मास अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में, तो बेटा कह रहे हैं बताइए छोटे वाले मास की वेलोसिटी दे रखी है, बड़े वाले की पूछ रखी है ना। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, आइए मैं आपको बताता हूं। बेटा देखिए पहली बात, अगर कोई मास अपने आप से दो पार्ट में टूट गया, कोई मास अगर अपने आप से दो पार्ट में टूट गया, ठीक है, m मास था, कुछ v0 वेलोसिटी से जा रहा था, दो पार्ट में टूट गया, एक बड़ा पार्ट 1:5 के रेशियो में, एक m/6 दूसरा 5m/6, इसकी वेलोसिटी v1 है जो कि पता है, इसकी वेलोसिटी v2 है जो कि मेरे को नहीं पता है। बेटा मैं ये कह सकता हूं अगर दो पार्ट में टूटा, किसी ने बाहर से फोर्स नहीं लगाया, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, बहुत शानदार। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mv0 बराबर m/6 v1 प्लस 5m/6 v2। बेटा 1:5 का मतलब यही हुआ ना, आपके लो एक का मास x है दूसरे का 5x है, टोटल हो गया m। तो बेटा यहां से x कितना आ जाएगा m/6, दूसरे का मास 5x 5m/6। अब बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, एक ही अननोन है और एक अननोन तो होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी भाई निकालना क्या है। तो बेटा पहले मोमेंटम mv0, बाद में 5m/6 v2 प्लस m/6 v1। v1 पता है, छोटे मास की वेलोसिटी पता है, जो पहले कंप्लीट मास था उसकी वेलोसिटी पता है, बड़े वाले पार्ट की वेलोसिटी पूछी है, बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 80 से 70 टेम्परेचर हुआ है 12 मिनट में, 80 से 70 हुआ है 12 मिनट्स में, 70 से 60 कितनी देर में होगा ये पूछा है। सराउंडिंग टेम्परेचर 25 है। यूज क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यूज क्या करेंगे प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे। क्या है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो कहता है कि अगर T1 से टेम्परेचर T2 हुआ तो T1 माइनस T2 का डिक्रीज आया T सेकेंड्स में। एक सेकंड में कितने का डिक्रीज आएगा, T1 माइनस T2 बाई T। दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग and average rate of cooling is proportional to average temperature difference, T1 plus T2 by 2 average temperature difference। बस ये यूज करना होता है। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है बेटा, एक सेकंड में एवरेज से कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एक सेकंड में एवरेज से कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस।
T1 बेटा पहले 10 का डिक्रीज आया है 12 मिनट में, 80 से 70 हुआ 12 मिनट्स में। अब 80 से 70 हो तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा 75 माइनस 25, ठीक है। बाद में फिर 70 से 60 होने में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा 10, टाइम कितना लगा मान लो t मिनट। अब एवरेज टेम्परेचर 70 से 60 हो तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा 70 प्लस 60 बाई 2 65 माइनस 25, इन दोनों को डिवाइड करेंगे बड़े आराम से t निकाल लेंगे। वैसे भी अगर याद दिलाऊं आपको बेटा, एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट लॉस तेजी से होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, रेट ऑफ हीट लॉस कम हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है, 12 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, 12 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा 2 ऑप्शन है, झंड हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर समझा पाए ना आपको। अगर एक होता तो हम टिक करते ना बेटा। मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होता, अगर समझ लो कोई, अगर मान लो मैंने कपड़े प्रेस करने थे, टी शर्ट प्रेस करनी थी जो पहनी है ना, और अभी प्रेस ना गरम है, आयरन जो है गरम है। अब आपको लगाएंगे तो आपको ज्यादा गर्म लगेगा, जब ठंडा है तो ज्यादा गर्म लगेगा बेटा। जब गर्म है तो ज्यादा गर्म लगेगा, दैट इज जो उस टाइम हीट लॉस हो रहा होगा उससे पर सेकंड वो ज्यादा होगा, और उस टाइम ठंडे होने का रेट भी ज्यादा होता है ना। ज्यादा तेजी से हीट निकलेगी, ज्यादा हीट निकलेगी तो ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज आएगा ना यार। क्या दो आया। जब कम तेजी से हीट निकलेगी तो टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, लेकिन कम आएगा, ठीक है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो बेटा यूज क्या करते हैं, 1 सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। T1 माइनस T2 बाई T is proportional to average temperature difference, is proportional to average temperature difference। T1 plus T2 by 2 average temperature minus TS temperature difference। I hope बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। पहले क्या थे 10 का डिक्रीज आया 12 मिनट में, अगले 10 का डिक्रीज कितनी देर में आएगा t मिनट में। 80 से 70 हुआ था तो एवरेज टेम्परेचर हो गया 75 माइनस 25। बाद में 70 से 60 हुआ तो एवरेज टेम्परेचर 65 माइनस 25, डिवाइड कर लेंगे बड़े आराम से t निकाल लेंगे। आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका, मैं बता देता हूं 15 मिनट्स। कितना निकल के आएगा 15 मिनट्स। बहुत सिंपल कैलकुलेशन इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा, 2 मेटल बॉल्स हैं जिनको हमने मतलब एक लिक्विड में डाला और कह रहे हैं कि जो उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये पूछा है बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 r² 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा, ये होती है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा बेटा ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा, बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, ये कैसे आती है। अच्छा अगर याद दिलाऊं तो बेटा एक कंडीशन ये होती है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी, वो कब बढ़नी बंद होगी, जब फोर्स 0 हो जाएगा। जब फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं उस टाइम पे बेटा जो नीचे को फोर्स होगा वो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी वेट, और रो वीजी बेटा बॉयंट फोर्स 4/3 पाई r क्यूब। ये बेटा एक लिक्विड में है, बॉयंट फोर्स आएगा 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम रो वीजी, ये हो गया बॉयंट फोर्स, और विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी। बेटा दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस करते हैं और बड़े आराम से 6 पाई ईटा आरवी है ना, ये हम इनको बराबर करके यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होती है 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा। यहां पर बेटा g तो दोनों के लिए सेम है, ईटा सेम है, 2/9 सेम है, क्योंकि सेम लिक्विड में तो ईटा भी सेम है। तो बेटा v1/v2 आ जाएगा r1/r2 स्क्वायर। अब डेंसिटीज क्या क्या है बेटा एक बार देख लेते हैं। एक की डेंसिटी है ρ1 और दूसरे की है ρ2। तो एक के लिए आएगा ρ1 माइनस रो अपॉन दूसरे के लिए आएगा ρ2 माइनस रो। अब बेटा कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, r1/r2 तो बेटा 1 है, r1/r2 तो 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा। और यहां पर बेटा ρ1 ρ2 का रिलेशन दे रखा है 8 ρ2 कह रखा है इसको, ρ1 इज 8 ρ2 क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस रो जो उसकी डेंसिटी दे रखी है लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 0.1 ρ2 है, तो यहाँ पे 0.1 ρ2 आ जाएगा। बड़े आराम से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब देखिए ये आ जाएगा 7.9 79 कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0.9 आ रहा है उसको 9 कह लीजिए, तो 79/36
कौन सा ऑप्शन आ गया, फिर से फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन मतलब काफी ज्यादा बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज मेरे को इनएप्रोप्रिएट लग रही है अगले क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी चलिए जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं बेटा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कह रहे जब n चक्कर उससे कंप्लीट होते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v0 और रेडियस r पे घूम रहा है। कह रहे हैं बताइए उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगा लेंगे, बड़ा आराम से आंसर आ जाएगा। ये बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात बेटा जो यूज करेंगे वो क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या यूज करेंगे, बोलेंगे साथ साथ में, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत बढ़िया। ये देखिए ये एक कोई भी पत्थर है जो घूम रहा है। अब बेटा n चक्कर पूरे हो गए, लगाइए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बहुत शानदार। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो गया v बाय आर, जो भी वेलोसिटी दे रखी है n चक्कर बार, अच्छा v नॉट क्या रखी है, v नॉट बाय आर का स्क्वायर। इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 टू अल्फा। अल्फा क्या है, अरे वो तो निकालना है भैया, अगर वो भी दे देते तो कंफ्यूजन थी, निकालना क्या है। थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई n, n चक्कर मार लिए ना भैया, n चक्कर मार लिए ना, तो थीटा क्या हो गया 2 पाई n। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। तो अल्फा आ गया, अल्फा यहां से आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई n। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 3। अरे वाह, मैं तो वैसे ढूंढ रहा था कि कहीं फोर्थ ही तो नहीं। तो v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेटा ये 2 में था, उसके बाद नीचे 4 पाई n देख लीजिए, बड़े आराम से दिख जाएगा आपको ऑप्शन 143 में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहे हैं रेस्ट पे एक लिफ्ट है, उस पे क्या किया हमने, एक स्टोन को ड्रॉप किया, t1 टाइम में नीचे गिरा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। अब t2 टाइम में नीचे गिरा, तो t1 और t2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, बराबर होंगे भैया। देखो भैया सिंपल बात बताते हैं हम आपको, ड्रॉप्ड का केस है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ये मान लो कुछ भी वेलोसिटी है, v ले लो, ड्रॉप्ड का मतलब छोड़ा, तो इसकी वेलोसिटी भी v है इनिशियली और लिफ्ट की भी v है। तो लिफ्ट की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u रिलेटिव क्या हो जाएगा, u रिलेटिव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। क्या हो जाएगा 0। अब बेटा लगाइए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिलेटिव मोशन के लिए, दैट इज s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो बेटा u रिलेटिव 0 है, तो यहां से टाइप, और s रिलेटिव क्या है h, और a रिलेटिव क्या है g, क्योंकि बेटा लिफ्ट का एक्सेलरेशन है नहीं तो खाली g आएगा, तो यहां पे h लिखना था। s रिलेटिव को लिखेंगे h हाफ g टी स्क्वायर अंडर रूट 2h बाई जी। बेटा वैसे भी जब हम पढ़ाते हैं थ्योरी तो आपको ये बात बता देते हैं बहुत अच्छे से, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 था तो अंडर रूट 2h बाई जी, जब a से ऊपर जाती तो अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए, जब a से नीचे जाती तो अंडर रूट 2h अपॉन जी माइनस ए। g के बदले g इफेक्टिव आ जाता है, g के बदले g इफेक्टिव आ जाता है। तो बेटा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ड्रॉप्ड वाली कंडीशन में टाइम वही लगेगा, ड्रॉप्ड वाली कंडीशन में टाइम वही लगेगा जो स्टेशनरी वाली में लगता है 145। ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल आपका जो क्लास में बहुत नॉर्मली थ्योरी बताई जाती है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा कह रहे हैं एक ट्रक है भैया, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसमें एक बॉब लटक रहा है, उसका एंगल कितना होगा। चलिए भैया एंगल क्या आता है, tan थीटा ए बाई जी, वैसे शायद याद होगा ये। पानी को अगर एक्सेलरेट करो, एक कंटेनर को एक्सेलरेट करो, जो पानी का एंगल बन जाता है हॉरिजॉन्टल से, वो भी क्या बनता है tan थीटा ए बाई जी। बोलो आया, बहुत शानदार। ये गाड़ी है जो एक्सेलरेट कर रही है भैया ए एक्सेलरेशन से, ये बॉब, ये क्या है बॉब, बहुत शानदार। अब एंगल कितना हो जाएगा भैया, यहां पे mg लग रहा है नीचे, है ना, यहां पर एक आदमी खड़ा कर दो अंदर, सूडो फोर्स बना दो ना भैया, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो फोर्स भी लगेगा ma, और इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगा भैया वो उसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन। ये तो ये कहेगा ना ये इक्विलिब्रियम में, तो ma mg का जो रिजल्टेंट आएगा टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो दैट इज ये भी थीटा हो गया। थोड़ा फोटो गड़बड़ है, समझ रहे हो ना, लेकिन तो tan थीटा क्या जाएगा ma अपॉन mg, बहुत सिंपल, tan थीटा क्या जाएगा ma अपॉन mg, है ना, और यहाँ क्या होंगे mm, कट मरे भाई कट मरे, आया नहीं आया, आया सर। तो tan थीटा ए बाई जी याद भी रहना चाहिए। और अगर इसको हम इनर्शियल फ्रेम से करें तो कैसे करेंगे, जो ग्राउंड पे आदमी, अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा है आराम से देख रहा भाई कि क्या चल रहा भाई यहाँ पे, तो वो क्या कहेगा, एक टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है ना, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई जा तो इधर को रहा है एक्सेलरेशन से, ये बॉब भी साथ में, वो ऐसे सोचेगा भाई कि क्या हो रहा,
तो वो क्या सोचेगा भाई कि जा तो ये भी रहा है एक्सेलरेशन से साथ में, तो वो कहेगा ऊपर को फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा। क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, जितना ऊपर को है उतना नीचे को, और आगे को कितना है? टी साइन थीटा। जो आगे को फोर्स है वो क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा कितना आ जाएगा? ए बाय जी। टेन थीटा कितना आ जाएगा? ए बाय जी। बोलो आया। तो जैसे भी सोच सकते हैं, अगर आदमी बाहर बैठ के देखा हो तो फिर उसको सूडो फोर्स नहीं दिखाई देगा, नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, ये तो याद होना चाहिए, टेन थीटा ए बाय जी इस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार पानी वाला केस आ जाए, पानी लेके जा रहे हो तो एंगल क्या बनेगा? टेन थीटा ए बाय जी। क्या बनेगा? ए बाय जी। ठीक है भैया, ठीक है सर, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का है भैया, अच्छा फ्लूइड का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भैया। एक साइड पानी है, एक साइड ऑयल है, एक साइड पानी है, एक साइड ऑयल है। पानी ऑयल, पानी भरा हुआ है 15 सेंटीमीटर तक, और तेल, ये तेल को गुच्चड़ मुच्चड़ होना है, ठीक है, और वो 20 सेंटीमीटर तक है। पानी की डेंसिटी तो पता ही होती है, तेल की बतानी है। ठीक है भैया, ये 15 सेंटीमीटर है बेटा। यहाँ पे प्रेशर तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा, बॉटम पे प्रेशर तो अलग अलग आएगा नहीं, अलग अलग होता तो बेटा भाग रहा होता इधर इधर। यहाँ पर अगर मान लो प्रेशर P1 है तो P1 इंटू ए फोर्स आएगा, यहाँ पे P2 इंटू ए आएगा, बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। तो बेटा यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा? Pa प्लस रो वाटर जी एच वाटर, और यहाँ पर क्या आएगा? Pa प्लस रो तेल जी एच तेल। पीए पीए काटो, जी जी को काटो, रो तेल निकालना है। डेंसिटी ऑफ तेल कितनी आएगी? अच्छा तेल की स्पेलिंग गलत हो रही है तो आप ऑयल लिख लेना, ठीक है। अब ये क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? देखो ध्यान से, रो वाटर कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एच वाटर 15, और ये कितना है? 20। बहुत शानदार। 5 3 15, 5 4 20, कितना आ जाएगा? 750। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 147, ये डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 147 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने थ्योरी ठीक से पढ़ी हो तो बड़े आराम से हो जाता। बेटा देखो, अगर ये एक आइस जमती जा रही है, ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड, बेटा ये हर एक बुक में होता है ये पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट। आप कोई भी बुक उठा लीजिए जिसपे नीट लिखा और नीट की प्रिपरेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें थ्योरी पार्ट में ना दी हो ये चीज। कह रहे एक्स है और रेट ऑफ, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस के बारे में बताना है कि पर सेकंड कितनी आइस की थिकनेस बढ़ रही होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर है -26 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जहां जमने वाली है वहां 0 होगा, ठीक है, जहां जस्ट अभी जमने वाली है। अब बेटा dt टाइम में बेटा जो हीट करंट होता है वो क्या होता है? Ka डेल्टा T बाई एल, Ka डेल्टा T बाई एल, और L क्या हो गया? x। Ka एरिया मान लो इसका A है, डेल्टा टी हो गया 0 -26, ऐसे हीट करंट जा रहा होगा। एक सेकंड में इतनी थर्मल एनर्जी जाएगी, तो dt टाइम में कितनी जाएगी? इंटू dt। बोलो आया? आया सर, बहुत शानदार। ये हो गया हीट करंट, एक सेकंड में इतनी थर्मल एनर्जी जाएगी, dt टाइम में इतनी जाएगी, ठीक है। और dt टाइम मान लो dx जम जाएगा, तो जाएगी कितनी? रो a dx, a इंटू dx वॉल्यूम जम गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इतना मास जम गया, ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो इतना मास जमेगा, है ना। और थर्मल एनर्जी निकली कितनी? इतनी। उसको ml से कंपेयर करिए, बेटा इतनी निकली है। बेटा एक सेकंड में जो हीट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हीट करंट, Ka डेल्टा T बाई एल, Ka डेल्टा T बाई एल होता है हीट करंट, ठीक है। एक सेकंड में इतनी हीट कर, बेटा ये हीट करंट है, एक सेकंड में थर्मल एनर्जी इतनी फ्लो होगी, dt टाइम में इतनी फ्लो होगी। और अगर बेटा dx अगर जमा है तो बेटा dx का जो मास होगा ml, उतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो m मास जमेगा। m अगर मास जमाना है तो ml थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो a dx वॉल्यूम जमी, रो a dx इतना मास जमा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास आ गया ml, इतनी थर्मल एनर्जी निकली। बोलो आया? बहुत शानदार। a को काटो, शानदार, ठाए ठाए। dx बाई dt बताना था, बता लेंगे भैया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस आ गया 26 के अपॉन रो एल एक्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 26 के अपॉन रो एल एक्स।
कौन सा आ जाएगा? ये हो गया ऑप्शन 3। क्या तो आया भैया? आया सर? आ गया सर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 148। एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। द एनर्जी गैप इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप का मतलब बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो डिफरेंस है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, वो मेरे को आपको दे रखा है कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहे हैं जब जो लाइट आएगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा? दैट इज जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करेगा तो बेटा कितनी एनर्जी का, कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा? तो बेटा जो एनर्जी निकलनी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बस उसको hc बाय लैम्डा के बराबर करना है। और नैनोमीटर में होता तो इसकी वैल्यू होती 1240 बाय लैम्डा। तो लैम्डा को इधर ले आइए, ये 1.9 अप्रोक्सीमेटली अगर उसको मैं 2 मान लेता तो बेटा आता आंसर 620। ठीक है, अब ये तो मैं जानता ही हूं, आना आंसर नैनोमीटर में है और रेंज वही होनी है 3 डिजिट और नैनोमीटर। 3 डिजिट और नैनोमीटर तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 654 नैनोमीटर। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आप 1.9 से डिवाइड करने के मूड में हैं तो थोड़ा सा बेवकूफी हो जाएगी, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 2 लेते तो आंसर आता 620। अब ये एक्चुअली डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, तो 620 से थोड़ी सी बड़ी नैनोमीटर में आंसर होना चाहिए और 3 डिजिट का तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो 3 डिजिट का नैनोमीटर वाला आंसर तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 149 कह रहे सर्किट डायग्राम शोन हेयर करेस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। बेटा जो पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके का था और इस पेपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर वैसे सेमीकंडक्टर का अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोलूं तो ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन बनता है इस वाले 2020 के पेपर में, लेकिन जैसा कि मतलब ये भी लग रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान से इजी से मॉडरेट रेंज का होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल डेफिनेट है कि इजी से मॉडरेट रहना चाहिए पेपर। तो इजी से मॉडरेट के लिए मेरे को ये भी लग रहा है साथ साथ में कि हो सकता है वो ट्रांजिस्टर को इंक्लूड ना करे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये थोड़ा सा डरावना लगता है। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जीना डायोड के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको तैयार कर लेने चाहिए बिफोर द एग्जाम, है ना। बड़ी शानदार शानदार सी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख डालिए। यहाँ पर बेटा 6 वोल्ट है और ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे एलईडी है, बहुत शानदार सुंदर सा फिगर बना दिए प्रदीप सर ने। ये देखिए यार रजिस्टर एक और बना दिया है, यहाँ पे अर्थिंग। अब यहाँ पे एक स्विच है, इसका नाम दिया गया बी, और एक और स्विच है यहीं पे ही है। सॉरी एक्चुअली पिछला वाला क्वेश्चन याद आ गया था, उसमें थोड़ा सा अलग था। ठीक है भैया, अब देखो ये एक ए है और ये एक बी है। अब देखो बेटा बात सुनो ध्यान से, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग अगर हो गई, भले इधर से हो जाए भले इधर से, तो इसमें करंट जाने का नहीं। तो अगर ए भी ऑन होगा तो भी ऑफ होगा, बी ऑन होगा तो भी ऑफ होगा। मतलब अगर ए में 1 होगा तो भी यहाँ 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर जैसे ही ऑन किया तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, इसमें कोई करंट ना जाने का। यहाँ पर 6 वोल्ट है, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बेटा इसमें करंट थोड़ी ना आएगा। ये तो रजिस्टर वाली ब्रांच है, यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो गई तो इसमें जाएगा। इसकी नहीं, अगर ये बंद हो गया तो भी यहां से करंट जाएगा। ठीक है, तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो किस तरीके का आएगा, ए बी और आउटपुट। अगर ये 1 हुआ ये 0 हुआ तो भी ये क्या आएगा 0। अगर ये 0 हुआ ये 1 हुआ तो भी क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि ऑन हुआ तो बेटा इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, एलईडी ना जलने की। दोनों 1 हुए तो भी 0, दोनों 0 हुए तो ही 1। और ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, जब दोनों 0 है तभी खाली 0 नहीं आ रहा है। और ऐसा किस में होता है, नॉर में, क्योंकि और होता है ऐड, है ना, और होता है ऐड, और ये और का नॉट है। देखिए 1 + 0 1 होना चाहिए उसका बार, 0 + 1 1 होना चाहिए उसका बार, 1 + 1 1 होना चाहिए उसका बार, 0 + 0 0 होना चाहिए उसका बार। तो ये नॉर गेट का, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है भैया, पहचानो। अगला क्वेश्चन 150, गामा की वैल्यूज पूछी है 3 टाइप की गैस के लिए। कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, आइडियल डायटोमिक गैस एक्स, जिसमें एक वाइब्रेशनल मोड और प्रेजेंट है।
है ना। देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको तो हमेशा यही बोलता हूं कि वाइब्रेशनल वाले पे क्वेश्चन नहीं पूछती है नीट। मेरी बात गलत हो गई ऐसा लग रहा होगा आपको, बेटा गलत बिल्कुल नहीं हुई। आप ध्यान से देखिए, अगर कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करनी है तो मैं बस आपको जितना मैंने आपको बता रखा है उतने से बड़े आराम से काम बन जाएगा। आप देखिए, पहला हाइड्रोजन है, गामा होता है F+2/F। गामा क्या होता है? F+2/F। ठीक है, F कितना दे रखा है हाइड्रोजन के लिए? डायटोमिक 5 होता है, 7/5 पहला। ऐसा कितने ऑप्शन में है 7/5? 2 में। ठीक है, अब दूसरा हीलियम। हीलियम के लिए क्या आएगा बेटा? 3+2/3, 5/3। अब कितने बचे? फिर भी 2 ही ऑप्शन है। अब तीसरा, अब बेटा डायटोमिक है लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसिडर करनी है, तो ये पक्का है कि 7/5 तो नहीं हो सकता। बस इतने से मेरे को मिल गया ऑप्शन 1, इतने से ही मिल गया ना, और कोई जरूरत नहीं पड़ी ना। वैसे बेटा अगर एक वाइब्रेशनल मोड होता ना तो उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि अगर जब वाइब्रेशन आता है, ये मैंने क्लास में बताया था कि एक मोड करेस्पॉन्ड्स टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पोटेंशियल एनर्जी वाला एक्सप्रेशन आ जाता है और एक काइनेटिक एनर्जी वाला। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा सा क्लास में बोला था, लेकिन इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा पेपर में। आप ये बात मान के चलिएगा, वाइब्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से जितनी नॉलेज क्लास में दी गई है उससे बन जाएगा। बस याद क्या रखना है बेटा, कभी कभी मेरे को क्या कहेंगे कि भैया ऑक्सीजन का टेम्परेचर 2000 मान लो कि 200 से 300 केल्विन करने में हीट कम लगती है और 1000 से 1100 करने में हीट ज्यादा लगती है, क्योंकि बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट बढ़ गई ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्साइट हो गई। बस इतना सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण भी मतलब वाइब्रेशनल मोड तब एक्साइट होता है हायर टेम्परेचर पे, हल्का सा अंदाजा होना चाहिए, तो आप ये बात सोच सकते हैं। ठीक है, बस मतलब बहुत ज्यादा आपको कुछ मालूम होने की जरूरत नहीं, जो क्लास में बताया था बस उसी को थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं कि वाइब्रेशनल मोड अगर आ गए तो एफ की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई, सीपीसीवी की वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन 151 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, लेंस को ऐसे काट दिया। अरे भैया ये काट दिया लेंस को, अरे अब ये बचा तो रेज जो आएंगी उसी तरीके से ही बेंड करेगा भैया, वही फोकल लेंथ रहेगी। इतना सा ले लो, इतना सा पार्ट ले लो, फोकल लेंथ तो वही होती है भैया, फोकल लेंथ वही तो 1/f, पावर वही रहेगी, पी ऑप्शन 4। बहुत शानदार। अगला फिफ्थ मिनिमा। फिफ्थ मिनिमा पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? पहले मिनिमा पे λ/2, फर्स्ट मिनिमा λ/2, सेकंड मिनिमा मतलब 0.5 लैम्डा, दूसरे पे 1.5 लैम्डा, फिफ्थ पे क्या आएगा 4.5 लैम्डा। अब 4.5 लैम्डा क्या हो जाएगा 9 λ/2। बेटा क्लास में कई बार ये बात याद कराता हूं बेटा मैं कि बोलना अच्छा होता है 2n - 1 λ/2, 2n + 1 λ/2 बोलना अच्छी बात नहीं होती है, यही बोलता था मैं आपको। पर अगर ये नहीं भी याद हो तो कॉन्सेप्ट से सोचो, पहला मिनिमा पाथ रेफरेंस क्या होता है λ/2, 0.5 लैम्डा, तो पांचवें पे क्या है 4.5 लैम्डा, ना कि 5.5 लैम्डा, दैट इज 9 λ/2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। बहुत शानदार। अगला बहुत ही बकवास क्वेश्चन, बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ गया है। कह रहे हैं एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, दूसरे का 2r है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ दे रखी है 25, म्यू दे रखा है 1.5। आपसे पूछ रहे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या होंगे। ठीक, आइए बताते हैं बेटा। फॉर्मूला कौन सा यूज होना है यहाँ पे? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस बार ऑप्टिक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है तो मेरे को बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन लगता है लेंस मेकर फॉर्मूला पे। कह देंगे एक मीडियम में फोकल लेंथ ये, दूसरे मीडियम में क्या है ये बताओ, आप कहोगे आसान है। बेटा नीट का मतलब यही होता है आसान क्वेश्चन का कलेक्शन। बेटा 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2। बेटा ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो एक मीडियम में दे देंगे फोकल लेंथ, दूसरे मीडियम में पूछ लेंगे, तो बेटा कैसे करेंगे 1/f1। मैं इस बार के लिए बता रहा हूं, अभी इस पहले वाले क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं। μl/μs1 - 1 1/r1 - 1/r2, 1/f2 = μl/μs2 - 1 1/r1 - 1/r2। अब डिवाइड कर दीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा f2/f1 =
म्यू एल अपॉन म्यू एस वन माइनस वन, म्यू एल अपॉन म्यू एस टू माइनस वन। खत्म बेटा। ऐसे कहेंगे एक में दे देंगे, दूसरे में पूछ रहे हैं, दूसरे मीडियम में, सिंपल तरीके से कर डालेंगे सर, कर डालेंगे भैया, बहुत शानदार। ठीक है, जस्ट रिवाइज कराने के लिए बताया। ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे कराए जाते हैं, अनगिनत क्वेश्चन कराए जाते हैं बेटा क्लास में। ऐसे आपको अनगिनत तो नहीं बेटा, गिन तो सकते ही हैं वैसे आप। अब बेटा ये क्या, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, दूसरे का 2r है, बहुत शानदार। तो 1/25 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5। 1/r माइनस 1/2r, तो 1/r प्लस 1/2r, ये 3/2r आ जाएगा। ये हाफ है 1/2, ये 3/2r हो गया। एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r है। अरे भैया देखो 1/r1 में r1 पॉजिटिव साइड है और r2 नेगेटिव साइड है, तो r2 नेगेटिव आ गया, मतलब माइनस 1/r माइनस 1/2r, तो प्लस हो जाएगा ना यार। बस यहां से आप फटाक से क्या कर सकते हैं, r निकाल सकते हैं। r यहां से निकालिए, जैसे मेरी कैलकुलेशन अच्छी मैं फटाक से कर लेता हूँ 18.75, ठीक है, फिर 2r भी निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो 18.75 वाला तो एक ही ऑप्शन है, खत्म। ऑप्शन 3, बहुत शानदार। कह दो आया भैया, आया सर, बहुत शानदार। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिए। अरे भैया ये मत कहना कि करके दिखाएं, भैया देखो 75/4 करना है यार। 72/4 होता है क्या, 72/4 क्या होता है, 18, 18 4 द 72, 3/4 0.75, 18.75, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहे हैं 2 bullets आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टॉप ऑफ 2 roofs 100 मीटर अपार्ट। 200 मीटर हाई बिल्डिंग है। 200 मीटर हाई बिल्डिंग पता नहीं कौन से देश में होती है, ये फिजिक्स के कोई देश होते वहीं होती है। 2 बुलेट फेंकी यहां से, एक ठाएं और एक ठाएं, है ना। चलिए अब दोनों को फेंका 25 मीटर पर सेकेंड से, बहुत शानदार। 25 कितनी देर में टकराएंगे, 100 मीटर अपार्ट। अरे भैया देखो ध्यान से सुनो, एक सेकंड में ये 25 आई, ये 25, 50 से डिस्टेंस कम हुआ, 2 सेकंड में 100 से कम, 2 सेकंड बाद टकराएंगी, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद। अरे नहीं आया, एक सेकंड में 25 आ गई, ये भी 25, 50 से डिस्टेंस कम हुआ, 2 सेकंड में 100 से कम होगा, टकरा गई। बोलो आया, आया सर। 2 सेकेंड्स। और कह रहे कहाँ टकराएंगी, कितनी हाइट पे। अरे 2 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, लगा दो s = ut + ½ at² y डायरेक्शन में, u/t + ½ a/t²। 2 सेकेंड्स, हाफ u है तो 0 है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना भाई। 10 × 2², एक 2 कटेगा, 10 2 = 20। ओ ay नेगेटिव था तो -20, 20 नीचे, वैसे भी जानते हो 20 नीचे ही आएगा, तो 20 नीचे है तो 180 ऊपर रह गया ना अभी। 200 से 20 नीचे है तो कितना ऊपर है, 180। तो 180 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और टकराएंगे आफ्टर 2 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन, 1, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन दोनों में अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होते हैं, याद आया। अगर इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा हो तो डक्टाइल है, और अगर पास पास हो तो ब्रिटल है। कट से टूट जाए, है ना, मतलब ब्रिटल। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के जस्ट बाद टूट जाए तो ब्रिटल, और जितना दूर जाके टूटे उतना डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उनको वायर्स, उससे वायर्स बनाई जा सकती है ना। डक्टाइल दूर, है ना, डी डक्टाइल, डी दूर, बहुत शानदार। आगे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल फोर्स इन नीड इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इंडीड। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक पे m मास का है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूछ रहे हैं भाई कि कितने फोर्स पे, कितने फोर्स तक ये चलेगा नहीं, कितने फोर्स से ये चलेगा नहीं। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज F। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज F, ठीक है भैया। बस अब ये चलना ना चाहिए भैया, ये चलना नहीं चाहिए, तो F की वैल्यू क्या हो, ये चले नहीं, ठीक है। रिजल्टेंट बेटा देखो मेरी बात सुनो,
चलने के लिए क्या चाहिए होगा, नॉर्मल हो जाएगा mg, और मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब ये म्यू mg हो जाए तो चल पड़ेगा ना। तो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट इस केस में क्या है, mg, और म्यू mg का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस म्यू mg स्क्वायर, इस पे तो ये चल पड़ेगा ना। तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए है ना f, वो इससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अरे कह दो आया भैया, नहीं आया, कह रहे रिजल्टेंट, अच्छा f वेक्टर कह रखा कहीं हमको, नहीं कह रखा ना, तो f वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई बात नहीं, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह लो। तो कह रहे रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल और म्यू mg, बेटा चलने वाली कंडीशन में तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड mg, और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन ये हो जाएगा चलने वाली कंडीशन में, ठीक है। मतलब mg बाहर ले लिए, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। बेटा जब चलने वाला होगा तो म्यू mg हो जाएगा ना यार फ्रिक्शन, इससे कम पे नहीं चलेगा। तो जब रिजल्टेंट इससे कम या बराबर होगा तो नहीं चलेगा, जब जैसे इससे हल्का सा ज्यादा होगा, ये लिमिटिंग कंडीशन है चलने के लिए। कह दो आया, आ गया ना भैया। बेटा जब म्यू mg होता है तो चलता नहीं है, तो चलने की कंडीशन में आ चुका, इससे हल्का सा भी बढ़ाएंगे तो चल पड़ेगा। बोलो आया, आया सर, बहुत बढ़िया। अगला 157, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। रेस्ट पे था भैया, 3 फ्रेगमेंट टूटा, m और 3m। mm वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए v स्पीड से, ठीक है। तो कह रहे बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अरे बता रहे भैया कितनी रिलीज हुई, E। कितनी रिलीज हुई, E। कैसे बताएंगे, em। चलो भैया तुम दौड़ो, अरे दौड़ो तो v स्पीड से, m कितने से दौड़ेंगे, v से। अब ये है 3m, ये कितने से दौड़ेगा, कुछ v डैश से। कैसे निकालेंगे भैया, टोटल मोमेंटम पहले भी 0 था, 5m मास रेस्ट पे तो बाद में भी 0 ना, mv का mv रूट 2, mv रूट 2 इक्वल टू 3m v डैश। आ गया v डैश, आ गया सर। तो यहां से बेटा आ गया v डैश, क्या आ गया, v रूट 2/3। बहुत शानदार। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, E हाफ mv स्क्वायर, इसके लिए हाफ mv स्क्वायर से इंटू 2 कर दो, बहुत बढ़िया, 2 को उड़ा दो, हाफ 3m v डैश स्क्वायर क्या है, v रूट 2 स्क्वायर 2v स्क्वायर बाय 9। बहुत बढ़िया, 2v स्क्वायर बाय 9, 2 को काटो, 3 3 जा 9, 1 प्लस 1/3 4/3 mv स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोलो भाई, फोर्थ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन क्या है भैया, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, fx ग्राफ है, कह रहे हैं x इक्वल टू 8 पे रफ्तार बताओ और x इक्वल टू 12 पे। दिमाग लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, पहली बात दिमाग लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और दिमाग लगाने पे एक लाइन में करने का तरीका बताते हैं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा भाई। अब देखिए भैया, देखो हम आपको एक बात बताएं, ये ना थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाए रखेंगे तो पेपर में बढ़िया हो जाया करेगा। कैसे हो रहा है देखिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। ये 25 तक आ रहा है, फिर 8 तक ये आ रहा है, 10, और उसके बाद फोर्स 25 पे जा रहा है, और कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ तिकोना बन रहा है 10 तक के लिए, और उसके बाद फिर 10 वाला आ रहा है 2 तक के लिए, 12 तक के लिए। ये 10, ये 8, ये 10 फोर्स है, ये 20 है, और यहाँ पे ये 25 है। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ 8 तक कुछ पॉजिटिव वर्क हो। एफएक्स ग्राफ के नीचे का एरिया वर्कडन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले 0 थी तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर करना है, तो 8 पे कुछ रफ्तार आएगी। करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। उसके बाद ये नेगेटिव वाला वर्कडन, आंखें खोल के देखिए बेटा, ये अगर खाली -10 तक होता तो भी बराबर होते, ये ज्यादा है नेगेटिव वर्कडन, तो 8 पे रफ्तार ज्यादा होगी और 12 पे कम होगी। 8 तक पॉजिटिव वर्क है, 12 तक भी कुछ पॉजिटिव वर्क ही होगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि बेटा आंसर में कुछ में किसी में 0 तो नहीं रखी रफ्तार, सब में कुछ रफ्तार है, तो 12 तक भी कुछ पॉजिटिव वर्क है, पर नेट में घट गया क्योंकि नेगेटिव वाला भी वर्क आ गया, ठीक है। और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो बेटा इसका मतलब 12 पे रफ्तार कम होगी और 8 पे ज्यादा होगी, तो ज्यादा कॉमा कम वाला आंसर होना चाहिए। ज्यादा कॉमा कम वाला एक ही है, थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, बाकी सब में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा है, खत्म। बाकी करने का तरीका क्या होगा बिल्कुल बताएंगे प्रदीप सर आपको। ये कितना आ गया बेटा 20, और ये 5 है यहां तक का डिस्टेंस, 20 × 5 ये एरिया 100, 10 × 3 30, 130,
इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दीजिए। मास कितना दे रखा है बेटा, हाफ वी स्क्वायर। वी निकाल लीजिए यहां से, बहुत शानदार। कितना आ जाएगा वी, 2√130। अब अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है बेटा, 11। 11 टू ज़ा 22, 22 के आसपास का आंसर आने वाला भाई, ठीक है। 22 के आसपास कौन सा बनता है भाई, देखो पहला वाला 22 के आसपास का 23 बन रहा है, और वैसे भी कम, मैं तो यही कह रहा हूं ज्यादा कॉमा कम वाला होना चाहिए, है ना। तो 22 के पास का 23 दिख ही रहा है, साफ सीधी सी बात है, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि ओहो ये तो बहुत ही आसान है। सॉलिड सिलेंडर जा रहा है बेटा, क्लास का कराया क्वेश्चन है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे, कितनी हाइट तक जाएगा, अगर वो निकाल लें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी आ जाएगा। आइए बताने की कोशिश करता हूं। थोड़ा तेज तेज बता रहा हूं आपको ताकि आप बोर ना हो जाए कहीं सॉल्यूशन देखते देखते, ठीक है। पर कोशिश कर रहा हूं आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा हूँ, शायद तो मजा आएगा आपको देखने में प्रोबेबली। बेटा अगर रोल करता हुआ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किस एक्सिस के अबाउट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बराबर। ये एनर्जी थी, ठीक है। फाइनल क्या हो गई, 0। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होगा, माइनस mgh। ऊपर जाएगा तो बेटा ग्रेविटी माइनस mgh वर्क करेगी। यहां से h निकालना है, m को भी काटो, m को भी काटो। क्या दिया है, रफ्तार ऑफ सेंटर, r ओमेगा की वैल्यू दी है 4, बहुत बढ़िया। h निकालना था 3/4, 4 स्क्वायर, r ओमेगा की वैल्यू दी है 4/g, g क्या हो गया 10, बहुत बढ़िया। एक 4 काटो, 12/10 1.2। तो अगर ये 1.2 तक गया, ये चीज 1.2 है, तो ये चीज क्या होगी, अरे भाई देखो sin 30 होता है हाफ, इसकी डबल होगी ये चीज 2.4। तो कितना ट्रेवल करेगा इंक्लाइन प्लेन पे डिस्टेंस, 2.4 मीटर। कौन सा ऑप्शन, 4, बहुत बढ़िया। अगला 160। ओ बाबा रे, टोरॉइड में, दो टोरॉइड में, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है भाई। भाई देखो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ऐसे ऐसे ये घूम रहा है इसके ऊपर, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर, वो क्या होती है बेटा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के μ0in/2πr, μ0in/2πr कितनी होती है बोलेंगे साथ साथ में, μ0in/2πr। बस इसको यूज करना था। पुराने वाले कचड़े को मिटोते हैं फिर नया वाला बनाते हैं, बहुत शानदार तरीके से मिटो दिया है भाई, मिटो दिया सर। μ0in/2πr, तो b1/b2 μ0I2π सब कांस्टेंट, I दोनों में सेम है, तो n1/r1/n2/r2। अब मैं लिखूं फिर काटूं तो कोई फायदा थोड़ी ना, μ0I/2π तो दोनों में सेम है। अब पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स 200 और एवरेज रेडियस 40, दूसरे वाले में 100 टर्न्स और रेडियस 20, ओ 25 द 100, 45 द 200, ओ 1:1 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन, 1, बहुत बढ़िया। 161 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 20 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, ध्यान से सुनते रहेंगे भैया। कुछ भी नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, देखो ये किसी भी एंगल से करंट आए, किसी से भी जाए, मैग्नेटिक फील्ड वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, 32 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस के बेटा सॉल्यूशन बनाए थे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वाले चैप्टर में, है ना। मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर होगा, 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर, जो भी एमटीजी में नाम होता है उस नाम से वीडियो डली हुई है दक्षिणा ई क्लासरूम पे। प्रूव कर रहा है किसी भी एंगल पे आए और किसी भी एंगल से करंट जाए तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो 0 आती है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो 0 आती है भैया। आप सोचिए ना, यहां तो π/2 क्या रखा है, I1 R1 I2 R2 बराबर होते हैं सर। इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका 3R होगा सर। क्यों, क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें करंट अगर I होगा तो इसमें 3I होगा, I1 R1 I2 R2 बराबर होने चाहिए। तो बेटा इस I के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी इस I के कारण, उतनी इस I के कारण होगी। और यहां 3I को 3 तारे बना दो, I वाली, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो 3I वाले ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड देंगे, 3I वाले अंदर को मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगी, 0। याद रहना चाहिए। और डिटेल में देखना हो तो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 32 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
कि जो मैग्नेटिज्म वाली वीडियो है दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पे देख डालिए, ठीक है। अगला एसी कौन सा है, मेरे हिसाब से तो ये गड़बड़ दे रखा है। एसी तो हम उसको बोलते हैं जो डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है, सिमेट्रिक होता है भैया एसी, है ना। तो फोटो मेरे हिसाब से सही नहीं दे रखी है। तो पहला वाला तो चलो ठीक है, एसी मान सकते हैं, ऐसा दे रखा है। दूसरा वाला इतना दे रखा है, ये भी ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। तीसरे वाले में ऐसा फोटो दे रखा है, ये भी सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू बराबर है। चौथे वाले में लेकिन ऐसा दिखा रखा है फिगर में, जो कि गलत दिखा रखा है, ये एसी नहीं है। एसी उसको बोलते हैं जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में हो। तो मेरे हिसाब से वैसे एबीसी वाला करेक्ट था भी नहीं कोई ऑप्शन, तो मैं ये मान सकता था कि चलो भैया ये भी एसी कह दो, ठीक है, क्योंकि एबीसी करेक्ट वाला कोई था नहीं, तो एबीसीडी वाला ये लेते हैं। फिर हम कौन सा लेते हैं, एबीसीडी वाला। कह दो आया सर। क्वेश्चन नंबर 163, आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। हालांकि इसका सॉल्यूशन आप हो सकता है मेरे से सेटिस्फाइड ना रहे जैसे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, पर अगर आप मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं तो बेटा इतना शायद कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सही बताऊंगा। बेटा बस मैं आपको इतना कहता था कि रेडियस में मास नीचे आता है, रेडियस में मास नीचे आता है, याद है n स्क्वायर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, मास नीचे आता है रेडियस में। और रेडियस में अगर नीचे आ रहा है mvr इक्वल टू nh/2 पाई, इसमें मास नीचे आएगा तो मास कट गए, रफ्तार में मास नहीं आता है, रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास याद रखने का तरीका हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता है, रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता है। याद करने का तरीका, मोटे आदमी को बोलोगे चक्कर मार के आ, तो छोटा चक्कर मार के आएगा, बोलो आया सर, बहुत शानदार। अब बेटा देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम होता था पहले ऑर्बिट का रेडियस, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बदले म्यूऑन आ गया तो मास बस me के बदले 207 me आ जाएगा। अब बेटा 207 से मेरे को डिवाइड करना आता नहीं, आपको आता हो तो कर लीजिए। तो मैं तो बेटा क्या करूंगा, 200 से ही कर लूंगा क्योंकि लगभग बराबर आएगा, ठीक है। तो 1/200 को पहले 100 हटाइए, 10 की पावर -2 लगाइए, और बल्कि इसको भी हटाइए, 10 की पावर -4 कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 26.5 इंटू 10 की पावर -4, या आप कह सकते हैं 10 की पावर -14 मीटर्स। तो 2.65 इंटू 10 की पावर -13 मीटर्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा आसपास में इसके आसपास में? तो दो ऑप्शन है, ठीक है। 2.65 नहीं होना चाहिए, मतलब 2.56। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे को पता है कि मैंने 207 को 200 ले लिया, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर मैं 2.65 बोल रहा हूं, इन्होंने ऑप्शन में 2.56 दिया है, तो अप्रोक्सीमेशन लेते हुए इतना समझ लीजिए करिए कि भैया आसपास वाला आएगा अब, है ना। और एनर्जी में मास तो ऊपर आता है, तो बेटा 13.6 होती है, -13.6 ग्राउंड स्टेट की। अब अगर m के बदले होना चाहिए था 207 m, तो इंटू 207 कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बड़े आराम से इस तरीके का मिल जाएगा, 2.8 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। दैट इज -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बाई चांस यहाँ पर के मिसिंग था, कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद समझ सकते हैं आप लोग। तो -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट सर। नेक्स्ट, एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं m के बदले म्यू लगाओ, हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए, सही वही है, लेकिन इतने से काम बन जाएगा, ठीक है। वो क्यों बन जाएगा? क्योंकि बेटा अगर एग्जैक्ट अगर म्यू भी ले लेंगे ना, जो कि मैंने अपनी वीडियो डाली बहुत अच्छे से, म्यू वाला एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल रखा है, रिवीजन वीडियो मॉडर्न फिजिक्स की मैंने डाली, जिसमें बोहर्स मॉडल का कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, म्यू वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जब न्यूक्लियस का मोशन भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन मतलब मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि नीट वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नीट का लिए यही पूछेगा, बस रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता, जो याद कराया बस उतना, भरोसा मानेंगे आराम से काम बन जाएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी भाई, क्या पूछी? वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 30 30 20। ओम 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 ओम, वोल्ट मीटर, बहुत शानदार। कह रहे वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, आइडियल वोल्ट मीटर की। यही मैं कह रहा था, मेंशन करना चाहिए आइडियल है या रियल है। पिछले पेपर में मैंने आपको यही बोला था कि दे शुड हैव मेंशन्ड इट। चलिए कोई बात। अब बेटा यहाँ रीडिंग कितनी है, तो पहली बात तो इसको हटाओ, आइडियल तो है या नहीं है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यहाँ 0 वोल्ट मान लो,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। करेक्ट है, करेक्ट है। करंट दोनों में क्या आ जाएगा बराबर, कितना आ जाएगा 2/50। ठीक है, ये करंट हो गया। I इंटू आर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। करंट तो दोनों में सेम होगा, 2/50 इंटू 20, 0 0 है, 4/5 क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 यहाँ का बेटा पोटेंशियल आ गया 0.8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का कितना आएगा, मतलब 2/50, बहुत शानदार। ये करंट हो गया इंटू 30, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 6/5, 1.2 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 1.2 वोल्ट। यहाँ का 0 मान ली, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये 1.2 वोल्ट, ये 0.8 वोल्ट, दोनों में डिफरेंस 0.4 वोल्ट। तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो क्या रीडिंग बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 और 1.2 का डिफरेंस क्या होगा भाई 0.4 वोल्ट। क्या होगा 0.4 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अगला गैल्वेनोमीटर और अगर बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो भी नल पॉइंट वहीं का वहीं रहता है। अभी बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो देख लें, कायदे से एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने। बता देता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। L1 L2 P Q, रीडिंग वहीं की वहीं आएगी बेटा। इसको इंटरचेंज कर देंगे तो भी बेटा क्या आएगा P/Q L1/L2 के बराबर ही आएगा। कह रहे इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, सेम। ठीक है, कह रहे हैं क्या बैलेंस कंडीशन वही रहेगी। कह रहे हैं इफ नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल विल द ब्रिज वर्क, यस, है ना। और बैलेंस कंडीशन क्या होगी P/Q = L1/L2। ऐसा क्यों, बता देता हूं। PQ रो L1/A रो L2/A। बैक्टीरिया गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, P/Q = L1/L2। ठीक है, अब यहां पे बैटरी करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी करनी है। गैल्वेनोमीटर के बदले बैटरी करनी कह रहे हैं। PQ रो L1/A रो L2/A, यहां बैटरी कर दिया और जहां बैटरी थी वहां गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं। बेटा बात तो यही रहेगी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वही चीज है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, P/Q = L1/L2। बैलेंस कंडीशन सेम है भैया, बैलेंस कंडीशन सेम है। तो अगर गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर को इंटरचेंज कर दो, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दो, तो भी बैलेंस कंडीशन वही की वही रहती है और मीटर ब्रिज वर्क करता है। पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है एंगल ऑफ डिप पे। टुच्चा क्वेश्चन वहां पर भी था, टुच्चा क्वेश्चन यहां पर भी है, बहुत आराम से हो जाएगा भैया। आओ देखें इस क्वेश्चन को भी देखते हैं भैया। भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंगल ऑफ डिप दे रखा है डेल्टा, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बीई। कह रहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इससे बेकार क्वेश्चन क्या लेंगे भैया, बीई कॉस डेल्टा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बीई साइन डेल्टा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। पिछले पेपर में भी आया था क्वेश्चन, याद करें वो क्या था, वहां क्या था, एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव कहाँ होती है नेगेटिव कहाँ होती है। बेटा नॉर्दर्न में डिप क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि मतलब फील्ड लाइन कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे अंदर को होती है फील्ड कुछ हॉरिजॉन्टल से अंदर को, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ऊपर को होती है। तो यहाँ पे डिप हम बोलते हैं नेगेटिव है, क्योंकि डिप कितना नीचे को हो रही है, डिप नेगेटिव मतलब ऊपर को हो रही है। ठीक है, मैंने आपको 2019 का भी अपना सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बढ़ते हैं आगे। तो
बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बीई बेटा डेल्टा एंगल पे, एंगल ऑफ डिप होता है कितने एंगल से नीचे है, तो बीई कॉस डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और बीई साइन डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्टिविटी दे रखी है मेरे को कितनी है, एक्टिविटी दे रखी है बेटा मेरे को 10⁹ पर सेकेंड, द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर अ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉर अ हाफ लाइफ इतना इज इतना। एक्टिविटी दे रखी है मेरे को, हाफ लाइफ दे रखी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इस टाइम पे कितने हैं, एक्टिविटी होती है लैम्डा एन, क्या होती है प्यारे बच्चों, एक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एन। एक्टिविटी कितनी दे रखी है 10⁻10, लैम्डा क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ, 0.7 बोल देता हूं, टी हाफ कितना हो गया 2.2 इंटू 10⁹9 एन। अब देखो बेटा नंबर सब में से मैं खाली 10 की पावर बतानी है, ये लगभग 3 लिख दीजिए इसको। अब 3.17 है मेरे को पता ही है क्योंकि नंबर सब में 3.17 है, 10⁻19 आएगा और ऐसा है ऑप्शन 4। ऐसा कौन सा है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, जो अर्थ के साथ घूमती है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, और वो 6 आरी हाइट पे होती है। कह रहे हैं जो 2.5 आरी हाइट पे होगी उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यूज क्या होना है, केपलर लॉ ऑफ पीरियड्स, टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो T1 बाई T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस क्या है, हाइट उसकी 6 आरी है तो रेडियस क्या हो गया 7 आरी, ठीक है, क्यूब आएगा। और जिसकी हाइट 2.5 आ रही है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 आ रही, नहीं आया, 2.5 आ रही हाइट है तो 3.5 आ रही, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां पे 24 आएगा, 24, ये T2 निकालना है भाई, 24 का स्क्वायर है, सॉरी, तो ऐसा करते हैं स्क्वायर हटा देते हैं, उधर 3/2 कर देते हैं पावर, ये क्या हो गया 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, 12, 6 इंटू 2 दैट इज T2 आ जाएगा 6√2, कितना आ जाएगा 6√2। अरे यार टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे मक्खन क्वेश्चन, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे मक्खन क्वेश्चन। एसी सर्किट है 12 वोल्ट लगाया तो 0.2 एम्पियर आया, डीसी सर्किट लगाया तो 0.4 एम्पियर आया, एसी लगाने पे 0.2, डीसी लगाने पे 0.4 आया, यस सर। तो एसी लगाने पे अगर कुछ करंट आ रहा है डीसी पे भी आ रहा है, अगर डीसी पे करंट आ रहा है तो सी नहीं हो सकता भाई। कह रहे कौन सा सर्किट है भाई, देखो अगर कैपेसिटर होगा, अगर कैपेसिटर हुआ सर्किट में साथ में आर वार कुछ भी हो, बेटा कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देगा, चार्ज हो जाएगा, फिर करंट नहीं आने देगा, करंट जीरो कर देगा, करंट आ रहा है, सी नहीं होना चाहिए। 3 ऑप्शन में सी है, एक ही में सी नहीं है, एलआर, तो एलआर ही होगा भैया, क्योंकि बेटा एलआर सर्किट में तो मैं जानता हूं, जब एलआर सर्किट में अगर हम बैटरी लगाते हैं तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टर और करंट हो जाता है E/R, सही बात है, सही बात है। तो 169 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एलआर सर्किट। 170 वाले में क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। कह रहे साइकिल है जिसका रेडियस, व्हील का रेडियस दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। कह रहे बताओ ईएमएफ कितना जनरेट होगा सेंटर में और रिम में, हाफ BL² ओमेगा, क्या होगा बेटा हाफ BL² ओमेगा, बहुत ही शानदार। हाफ BR² ओमेगा है ना। बी दे रखा है आपको कितना, बी दे रखा है आपको 0.1, आर दे रखा है 0.5, हाफ, बी दे रखा है 0.1, आर दे रखा है 0.5 स्क्वायर, ओमेगा दे रखा है आपको 10 है ना। तो ये क्या बन जाएगा 0.25, ये हट गया 0.25/2 0.125 वोल्ट्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी 1 and 1.44, भैया बढ़िया बात है। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम वुड बी 3 × 10⁸ से तो कमी आएगी, तो ये 4.32 वाले को टिक करना महापाप होगा, ठीक है। याद दिला देता हूं, सी होता है 1/√μ0 ε0, क्या होता है 1/√μ0 ε0, और v क्या होता है 1/√μ0
म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। C बाय V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है C बाय n, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय n। n क्या है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, अंडर रूट 1.44 इंटू 1 दैट इज 1.2 आएगा, तो 3 अपॉन 1.2 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या बन जाएगा 2.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये 2.5 इंटू 10 की पावर 8, ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 1 सही हो गया है भैया, बहुत शानदार। अगला 172, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक गॉसियन सरफेस, मतलब एक डाइपोल है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बेटा बराबर होते हैं, हम जानते हैं। कह रहे हैं वो एक गॉसियन सरफेस में, बताओ इससे फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर डाइपोल है टोटल चार्ज हो गया 0, जितना प्लस उतना माइनस, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा आंसर, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैपेसिटर का है। ये सेम क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था, और ये रही प्यारे बच्चों वीडियो आप लोगों के सामने। क्वेश्चन बेटा, कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा दिया, फिर आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया उसके, ठीक है, अनचार्ज। कह रहे हैं एनर्जी कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या वही रहेगी। बेटा मेरी बात सुने, पहले एनर्जी थी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्या टोटल चार्ज चेंज होगा, नहीं, पर क्या कैपेसिटेंस चेंज हो गया, यस, 2c हो गया। तो बेटा अगर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी जो भी चार्ज था, क्या चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, दोनों बराबर बराबर। या तो आप निकाल लो एनर्जी, मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज तो वही है ना, पहले ये एनर्जी थी इनिशियली, फाइनली क्या हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इक्विवेलेंट, जो कि क्या हो गया 2c। तो इसका मतलब c अगर डबल हो गया है ना, तो बेटा ये वैल्यू क्या हो गई हाफ, तो डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। और बेटा घटनी, बेटा डिक्रीज तो रहनी चाहिए, इंक्रीज तो हो ही जाएगी। तो बेटा थर्ड फोर्थ वैसे ही गलत थे, रिमेन सेम रह नहीं सकता, क्योंकि जब चार्ज अगर डेफिनेट है कि चार्ज का मोशन आएगा, चार्ज अगर बेटा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो पक्का है तार में करंट आएगा, हीट जनरेट होगी, तो डिक्रीज तो होना ही चाहिए था। कितने से डिक्रीज होगा इससे भी मतलब नहीं, क्योंकि डिक्रीज वाला ऑप्शन एक ही है। और ये तो स्कूल में बेटा रटा होता है आप लोगों ने, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर इज दी हीट लिबरेटेड। बेटा ये तो आप स्कूल में भी करते हैं ये पर्टिकुलर चीज, की जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हीट लिबरेट होती ही होती है, क्योंकि तारों में करंट आएगा, करंट आएगा, तारे गर्म होंगी, इसका मतलब कुछ एनर्जी फाइनली डिक्रीज होगी ही होगी। मैं आपको याद दिला देता हूं, हालांकि जब बेटा चैप्टर टेस्ट कराया था तो भी मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर ये C1 है कैपेसिटेंस और V1 से चार्ज है, ये C2 है और V2 से चार्ज है, ठीक है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। यहां से V आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V आ जाएगा, यहां से V आप निकाल लेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया V। अब बेटा लॉस इन एनर्जी कैसे निकाल देते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। क्योंकि बेटा अभी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इसके क्रॉस V2, फाइनल कंडीशन में तो दोनों के क्रॉस सेम होगा ही होगा, फाइनल कंडीशन में तो दोनों के क्रॉस V ही हो जाएगा ना भैया। बिल्कुल सही बात है, गलत है, बिल्कुल सही है। V की वैल्यू यहां से उठा के यहां पटकेंगे तो लॉस इन एनर्जी जो निकल के आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर ही आता है प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आपको याद क्या रखना है, जब भी चार्ज का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी लिबरेट होगी, और कितनी लिबरेट होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। यहां पर आप डायरेक्टली कह सकते थे चार्ज वही है, C डबल हो गया, एनर्जी हाफ हो गई, एनर्जी हाफ हो गई। तो बेटा मैंने आपको जरा 2017 वाला क्वेश्चन दिखाया ताकि आप देखें सिमिलैरिटी कितनी है, ठीक है। और अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, पहले बैटरी को एक कैपेसिटर से चार्ज किया, फिर दूसरे को सेम बेटा कैपेसिटर है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। टर्मिनल्स A and B of the key are connected to charge capacitor C1 using battery of EMF V volts. Now disconnecting A and B
द टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड, ठीक है, और कह रहे हैं परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। बेटा सेम क्वेश्चन था, वहां पर था कितना फ्रैक्शन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वहां पर था बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हाफ हो जाएगी, क्योंकि बेटा उस अभी मैंने प्रूफ किया बेटा कितनी एनर्जी बेटा लिबरेट हो जाती है बेटा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, ये एनर्जी होती है जो लिबरेट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हाफ CV स्क्वायर एनर्जी टोटल थी, अब लिबरेट कितनी होनी है, इसमें से कितनी लिबरेट होनी है, हाफ CC अपॉन C प्लस C इंटू V माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि एक का पोटेंशियल V था दूसरे का 0, ठीक है, दूसरा अनचार्ज था। तो बेटा ये कितना आ गया 1/4 CV स्क्वायर। तो बेटा हाफ CV स्क्वायर में से 1/4 CV स्क्वायर लिबरेट हो रही है, दैट इज 50% ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड। 50% एनर्जी जो है बेटा वो लूज हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 173। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का करने से पहले एक वर्नियर कैलिपर्स की एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाए। और इस क्वेश्चन को तो वैसे मैं चुटकी बजा के कर सकता हूं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो एक बार एक कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटा वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा कह रखा है जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन 1 mm है ना, और 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट बतानी है। आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत, मैंने देखिए वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ कर दिया आपके सामने, है ना। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि मजाक है, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये बहुत खूबसूरत वर्नियर कैलिपर्स है ना। यहां ये बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट का बेटा मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। ये मैंने सबसे कम मेजर करके, देख रहे हैं थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का, मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको। ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये कितना मेजर कर रहा है बेटा, ये है मेन स्केल डिवीजन पीला वाला, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना होगा बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप समझ पा रहे हैं। सोचो अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड करवाता तो बेटा मेरे को और कितना खिसकाना पड़ेगा, ये फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन, ये फिर से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब ये इससे कोइंसाइड करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और खिसक जाएगा, दैट इज उसकी रीडिंग आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये बंद वाला वर्नियर कैलिपर्स है, ये पूरा भी बंद है, ठीक है, ये भी बंद है, इसका मुंह बिल्कुल बंद है, अभी ये 0 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल, जब ये से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वर्नियर स्केल कितना खिसका होगा, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी बेटा मैं लीस्ट काउंट की बात करना चाह रहा हूं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो बेटा मिनिमम मेजर करने का मतलब है जब पहला वाला कोइंसाइड कर गया, बहुत ही मिनिमम सा खोला है, बहुत छोटा सा मुंह खोला है, और ये कितना होगा 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ओके। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये हो गया 8 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या देगा 8/10 mm, दैट इज 0.8 mm। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.2 mm, है ना। तो बेटा ये आ गई आपके पास लीस्ट काउंट, ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों, लीस्ट काउंट आ गई है 0.2 mm। सेंटीमीटर में बतानी तो अपॉन 10 कर लेंगे, है ना, तो 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए देखिए बेटा ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें क्या है बेटा, ये बंद है, ठीक है। अभी ये 0 मेजर कर रहा है। अब इस टाइम पे ये क्या मेजरमेंट ले रहा है, ये ही मिनिमम मेजरमेंट है। ध्यान से देखिए मैंने इसको इतना सा ही खिसकाया है कि पहला वाला कोइंसाइड कर गया, अभी दूसरा वाला पीछे, तीसरा वाला और पीछे, चौथा वाला और पीछे, पांचवा वाला और पीछे। मैंने जस्ट इतना खिसकाया, पहला वाला कोइंसाइड कर गया, ये लीस्ट काउंट है। और ये कितना होगा, दिस इज, थोड़ा सा जूम करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये जो इसने मेजर किया, ध्यान से देखिए, ये है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिए कि इस टाइम पे ये जो मेजर कर रहा है ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये 1 वर्नियर स्केल। तो ये चीज क्या होगी जो ये मेजर कर रहा है, मैं इसको जूम और नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये हो गया जो वो मेजर कर रहा है, दैट इज लीस्ट काउंट। यही मिनिमम वैल्यू है जो वो मेजर कर सकता है। इसके बाद इससे बड़ा कितना मेजर कर पाएगा, अभी तो बिल्कुल बंद था,
जब 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा था और 9th मेन स्केल डिवीजन 10th वाले के साथ कोइंसाइड कर रहा था और कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा था। मैंने जस्ट इसको इतना खिसकाया कि पहला वाला मेजर कर गया, ये देखिए पहला वाला मेजर कर गया, और इस टाइम ये कितना मेजर कर रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे बड़ा कितना मेजर कर पाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये देखिए अब दूसरी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, दूसरा वाला अब कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन है और ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो इस टाइम बेटा ये जो मेजर कर रहा है वो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है। लीस्ट काउंट क्या है, जब वो मिनिमम मेजर कर रहा है, जब पहली रीडिंग जस्ट कोइंसाइड कराई थी, इसके बाद कितना मेजर कर सकता है, या तीसरी वाली कोइंसाइड कर जाएगी। अब ये थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, ये थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये चीज क्या हो जाएगी, थ्राइस ऑफ मेन स्केल माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा ये किस ऑर्डर में मेजर कर रहा है, ये मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन के मल्टीपल्स में मेजर कर रहा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट है मिनिमम कितना मेजर करेगा जब पहला वाला कोइंसाइड करेगा। जब ये ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है यहां पे, और यहां पे थ्राइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा था। पहला वाला केस है जब लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है, तो पहला वाला पहले से कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही मिनिमम मेजरमेंट है जो वो ले सकता है, और इसी के मल्टीपल्स में मेजर करेगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ना। ध्यान से देखिए और आगे कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सीखा क्या है हमने, ध्यान से देखेंगे। सीखा हमने ये है जब 0 से कोइंसाइड कर रहा है, अभी 0 से कोइंसाइड कर रहा है, इसको हल्का सा खिसकाएंगे तो बेटा क्या होगा, अब 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, देखो थोड़ा सा आगे निकल गया है ना, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। इस टाइम ये लीस्ट मेजर कर रहा है जब पहली रीडिंग कोइंसाइड कर रही है ना। तो जब पहला कोइंसाइड कर तो रीडिंग कितनी आ रही है बेटा, लीस्ट काउंट है ना। जब दूसरा कोइंसाइड करेगा तो बेसिकली मेजर कितना कर रहा है, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। ये जो रीडिंग आएगी ये क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट आएगी, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद जब ये आएगा तो थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वो मेजर करेगा। थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा जब तीसरी मैच कर रही तो उसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, थ्राइस ऑफ मेन स्केल माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप सोचो कि अगर एक्चुअली में ये होता कि 10th मतलब 10 mm के बाद, 10 mm के बाद होती है चीज, ये मान लो ये 10 mm होता, तो फिर हम क्या बोलते हैं बेटा, तब भी तो यही चीज होती। 10 mm मान लो यहां पे 10 mm लिखा होता, ये 10 mm तक तो खिसक चुका है, और उसके बाद तीसरा मैच कर रहा होता, तो बेटा ये चीज क्या होती है, 3 मेन स्केल डिवीजन, ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। तब भी तो ये 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन ही होती। तो मैं बोलता इसने कितना मेजर कर दिया, 10 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे। बेटा 0 के बाद अगर ये तीसरा मैच कर रहा है, तीसरा वर्नियर स्केल 1 2 3 वर्नियर जो रीडिंग है वर्नियर स्केल पे वो तीसरी मैच कर रही है, तो बेटा ये चीज है 3 मेन स्केल माइनस 3 वर्नियर स्केल। क्यों, क्योंकि ये 3 मेन स्केल डिवीजन, ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये चीज 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर ये 10 mm भी होता तब भी वो वही चीज होती। इसका मतलब जो रीडिंग होगी ना बेटा वर्नियर कैलिपर्स की, वो पता क्या होगी, जो मेन स्केल की रीडिंग आई 10 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो वर्नियर कैलिपर्स का डिवीजन कोइंसाइड कर, जैसे यहां पे 3rd है ना, तो बेटा क्या हो जाएगी 10 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग इफ देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर के साथ क्या होगा अभी देखते हैं। देखो जीरो एरर ना दो तरीके की होती है, अगर मैं हल्का सा रिवाइज कराऊं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। बेटा जीरो एरर ना आप इन जनरल आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मान लो एक वेइंग मशीन है ना, अब अगर उस वेइंग मशीन पे अगर आप खड़े होकर अपना वेट नापते हैं, मान लो पहले से ही आपके खड़े होने से पहले ही वो 2 kg नाप रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो आपका वेट है 90, तो बेटा वो कितना नापेगी 92। उससे आप समझ जाएंगे आपका एक्चुअल वेट 90 है ना।
तो ऐसा नहीं कि तब भी कम है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, वेट कम करने की जरूरत है, थोड़ा सा हंस सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है, अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो पहले से कुछ नेगेटिव मेजर कर रही है -2, तो बेटा जब आप अगर मान लो तब आपने मेजर किया कि आपका वेट अगर आ रहा है 92, कम मेजर किया उसने, तो एक्चुअल क्या होगा 92, है ना। तो बेटा आपको क्या करना होता है, जीरो एरर को सबट्रैक्ट करना होता है ना। जब आप नेगेटिव होगी तो अपने आप वो -2 करके ऐड होके +92 बन जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब मैं कह रहा हूं पहले से ही -2 मेजर कर रही है और 90 आपको उसने मेजर करके दिया, तो एक्चुअली वो 2 कम मेजर कर दिए तो 92 होगा ना। तो आप कैसे कहेंगे, रीडिंग -0 एरर, रीडिंग -0 एरर, है ना। वैसे जस्ट मैं आपको बताऊं नेगेटिव ऑफ जीरो एरर को नाम क्या देते हैं, जीरो करेक्शन, है ना। ये आप पढ़ने जा रहे हैं जीरो एरर, ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं, आप बड़े आराम समझ जाएंगे। बेटा पहले तो रीडिंग कैसे लेते थे, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं। बेटा जब आप रीडिंग लेते हैं ना वर्नियर की, है ना, ये आपको ऐसे फोटो गिवन होती है या अंग्रेजी में लिख के देते हैं मेन स्केल रीडिंग ये है और वर्नियर स्केल रीडिंग ये है। तो बेटा अगर मेन स्केल रीडिंग प्यारे बच्चों जैसे यहां पर बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13, तो मेन स्केल रीडिंग इज 13, ठीक है बेटा। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग, 8। कितनी है बेटा, 8, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, क्या विड्थ है इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की विड्थ हो जाएगी 13.8 mm। भाई क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई? तो मेन अगर मेरे को बेटा यहां पर ना ज्यादातर क्वेश्चन में यही गिवन होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या गिवन होता है बेटा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm कह देते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। आगे हमारे जो आगे पेपर्स और होंगे उसमें जहां जहां जो जो क्वेश्चन आता रहेगा उस तरीके का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता चला जाऊंगा, है ना। लेकिन बस जस्ट आपको भी ये बता रहा हूं मेन स्केल रीडिंग क्या है 13 और कौन सा वर्नियर डिवीजन मैच कर रहे हैं 8th, है ना। आप देखो मतलब मेरे को लगता है कोई ना बड़े आराम से जिसको अगर वर्नियर के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो तो इसके एग्जांपल इसको देखते ही कोई ये तो नहीं कहेगा कि 13.5 से कम है, 13.5 से बड़ा है। 13 तो यहाँ पे आ रहा है, ये 14 आ रहा है, 14 के पास में हल्का सा अंदाजा भी लग रहा है हाँ यार ये 13.8 या 9 के आसपास की बात ही कर रहा है, देखते ही अंदाजा लग रहा है ना। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप मेजर करते हैं। अब बेटा जीरो एरर ये कैसे देखेंगे, तो बेटा जीरो एरर मतलब एक्सेस रीडिंग है ना। जो हमारा क्वेश्चन है ना वो भी यही है, हालांकि हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन, ये गिवन नहीं है, जो कि गलत बात है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये नहीं देगा तो कभी कभी ना नीट जैसे एग्जाम्स में हमको ना ये कंसिडर कर लेना, तो वो यही कह रहा है प्यारे बच्चों। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पर बेटा जीरो के पहले से ही बाद में आ रहा है, तो मतलब पहले से ही कुछ मेजर कर रहा है, पहले से ही कुछ मेजर कर, कितना मेजर कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग 0 है और वर्नियर स्केल रीडिंग 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगी बेटा 0.3 mm। क्या हो जाएगा बेटा आंसर 0.3 mm, जो वो मेजर कर रहा है वही हो जाएगा, है ना, बेसिकली जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव जीरो एरर का मैं एक एग्जांपल ये रहा, ये वर्नियर स्केल है, खूबसूरत देख लीजिए आप, है ना। अब ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको ताकि आप आराम से देख पाए। अब बेटा यहां पर ना जीरो से मतलब जीरो से अंदर घुसा हुआ, तो मैं कह सकता हूं मेन स्केल रीडिंग इज -1। मेन स्केल रीडिंग बेटा क्या है यहाँ पे -1 और वर्नियर स्केल रीडिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगी बेटा -0.4, दैट इज जीरो एरर विल बी -0.4, जीरो एरर विल बी -0.4, है ना। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर देखो माइनस, अब देखो मैं जानता हूं कि जो एक्चुअली में जो जीरो आ रहा था जीरो से अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाला जो मेन स्केल रीडिंग हुई उसको मैं -1 कह सकता हूं, आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और वर्नियर स्केल कौन सा मैच कर रहा है 6, तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा बेटा -0.4। इस तरीके से जीरो एरर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है बेटा। तो जहां पर अब जो मेरा क्वेश्चन था वो भी बेटा यही था, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो था, मैं एक बार वापस से खोलता हूं क्वेश्चन को। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो से आगे है पहले सी वर्नियर स्केल
और कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3, जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही है बेसिकली। 0.3 mm इज दी जीरो एरर। 0.3 mm और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10 से डिवाइड कर लोगे या बेहोश हो जाओगे? कर लेंगे मेरे हिसाब से बड़े आराम से, है ना। चलिए आइए बेटा, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहे हैं द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन हैं, और कह रहे हैं n-1 डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n-1 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं बेटा, अगर जो मेरा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है जो आम अवेलेबल होता है, तो उसमें क्या होता है 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, और लीस्ट काउंट क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैसे तो मेरे को याद है उसमें आंसर जो आता है वो 0.1 मिलीमीटर आता है, पर अगर मेरे को प्रूव भी कर रहा हूं 0.1 मिलीमीटर, बेटा मेरे को ये याद भी होना चाहिए 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगा बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm जब होता है और 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं बेटा, ये जनरल, ये जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है उसकी कंडीशन है। तो 9 mm इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.9 mm। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1 mm, और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। तो बेटा बस मैं आपको कह रहा हूं n की वैल्यू आप ले लीजिए 10 और आंसर आना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन 3 डायरेक्ट। आई होप मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बेटा फिर आप क्या कहेंगे, कह रहे हैं n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी जस्ट रब इट, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहे हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन 1/n सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 1/n सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा, देखो ये n-1/n मेन स्केल डिवीजन, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहा है। इसको मैं क्या कह सकता हूं n-1/n² सेंटीमीटर। अब बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस माइनस दिस, 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज 1/n सेंटीमीटर माइनस n-1/n²। तो ये 1/n माइनस 1/n कट जाएगा, तो 1/n² सेंटीमीटर इज द आंसर। कर हम सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं जब डायरेक्ट हो सकता है तो क्यों घिस घिस के करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x विद v2 फॉर अनदर इक्वल नेक्स्ट डिस्टेंस, मतलब सेम x डिस्टेंस के लिए फिर v2 से चला, तो कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बेटा ये तो क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चंस में होता है, जब आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़ाई जाती है, हर बुक का क्वेश्चन है। समझाना यही चाहता हूं कि नीट का पेपर मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो कि आपने देखे हुए हैं, आपने देखा भी 2017 में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, 2017 में सेम क्वेश्चन था। तो बेटा भले एनटीए कराए भले कोई भी कराए, बेटा क्वेश्चंस तो उसी लेवल के आएंगे, है ना। पेपर नहीं चेंज हो जाएगा, पेपर बनाने की बॉडी भले चेंज हो जाए, है ना। तो बेटा आप देखो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। बेटा देखो टोटल उसने ट्रेवल क्या किया 2x, x प्लस x 2x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। x ट्रेवल किया v1 स्पीड से, x ट्रेवल किया अगला v2 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले वाले का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे वाले x में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जा रही है बेटा, x काटिए यहां से, कट 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 कट, 2/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। अगला 176, इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, सरफेस से उठा के ले जाना है m मास के ब्लॉक को h हाइट पे सरफेस से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा वर्क नहीं, मेरे को मिनिमम वर्क बोलना चाहिए, क्योंकि वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, कई बार ये बात बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, ठीक है भैया। अगर मेरे को क्लास से एक बच्चे को बाहर निकालना है तो सिंपल तरीका है, उसको बड़े प्यार से लेके जाऊं क्लास के बाहर, गेट बंद कर दूं, क्लास से बाहर हो गया। दूसरा तरीका मारते पीटते लेके जाओ और क्लास के बाहर खड़े करके, है ना, उसको एक लात मारे, है ना, और उसको एस्केप वेलोसिटी दे दे, वो चंदा मामा पे पहुंच जाए।
तो बेटा लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी बड़ी खर्च हुई, तो वर्क तो मैं कितना भी कर सकता हूं, है ना, हालांकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है। चलिए अब बेटा ये एम मास के ब्लॉक को उठा के लेके जाना है एच हाइट पे। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कह रहा हूं, इस कंडीशन में इनिशियल जब यहां पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम बाय आर। फाइनल कंडीशन में कितनी हो जाएगी, जब एच हाइट पे हो गया, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। बोलो आया, आया सर। तो अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा बेटा, जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा मिनिमम वर्क, तो यूएफ माइनस यूआई करना है, तो क्या आ जाएगा जी एम एम बाय आर। यूएफ माइनस यूआई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। एच लिखो भाई, एच, तो जी एम एम आर प्लस एच माइनस आर एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूछा क्या था मेरे से, तो जी एम एम एच अपॉन आर आर प्लस एच, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, 176 का ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बेटा क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं 1 ग्राम वाटर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्टेड टू स्टीम, और कह रहे हैं स्टीम की वॉल्यूम हो गई 1671 सेंटीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देर का 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है पर ग्राम में मेरे को 2256। ठीक है, कह रहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए इस प्रोसेस में जब वो इवेपोरेट होगा, है ना। मतलब हमने उसको बेटा यहां पर यूज क्या करना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे बताएंगे बेटा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लास में आपको पक्का सिखाया जाता है। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू यूज करेंगे, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन, आइसोबारिक प्रोसेस है जब वो इवेपोरेट हो रहा है, तो पी ए डेल्टा वी, डेल्टा वी पता है, पी ए पता है, डेल्टा यू निकालना है, Q होता है ml, 1 ग्राम है तो 1 इंटू एल, एल कितना दे रखा है 2256, डेल्टा यू ये निकालना है, और वर्क डन हो जाएगा पी ए कितना है प्यारे बच्चों 10 की पावर 5, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना रहा है 1671 हो गई 1 से, तो चेंज कितना है 1670 सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले 10 की पावर -2 का क्यूब 10 की पावर -6, क्या बन जाएगा ये 1. ये काटिए, ये 0 काटिए, ये 10 की पावर 5 और 167, तो 2256 में से 167 उड़ाइए तो 2000 की लाइन में ही आंसर आएगा, लेकिन 2256 से कम। अब अरे Q इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे इक्वल टू था, Q इक्वल टू, अब देखो अगर आपका मैं दिमाग मतलब थोड़ा सा दिमाग अगर अपने को लगाएं तो बेटा जल्दी हो जाएगा, बेटा दिमाग नहीं लगाएंगे है ना, घर छोड़ के जाएंगे तो गड़बड़ है। 2256 से कम आना चाहिए, है ना, और ये 167 है, 256 अगर माइनस करते तो 2000, तो 2000 की लाइन में 2256 से कम 2089 सही। अगला बढ़े आगे, बढ़ते हैं सर। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा इक्वल टू 6000 इज थीटा नॉट। ठीक है भैया, बेटा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा कहां पे आता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से nth मिनिमा की कंडीशन आती है। फिर कह रहे हैं हमने क्या किया, दूसरी वेवलेंथ यूज करी और हमने देखा 30% से रिड्यूस हो गई एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो बताओ क्या लैम्डा यूज किया, बता रहे बेटा। देखो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, पहला मिनिमा, ये स्लिट है, यहां पे पहला मिनिमा है ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा बाय ए, और माइनस लैम्डा बाय ए पे नीचे मिनिमा, तो पूरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या आ गई, लैम्डा थीटा नॉट क्या आ गया 2 लैम्डा बाय ए। ठीक है, अब अगर ये 70% हो गया, ए वही है, तो लैम्डा 70% यूज हुआ होगा। अगर बेटा बाद में जो थीटा नॉट डैश आ रहा है वो 0.7 थीटा नॉट आ रहा है, 30% कम हो जा रहा है, तो बेटा थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो लैम्डा भी 70% हो गया होगा, दैट इज 0.7 टाइम्स हो गया होगा। पहले अगर 6000 था तो उसका 0.7 टाइम्स हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, 0 हटाइए, 7 6 42 4200 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द
वेवलेंथ विच इज यूज्ड फॉर द सेकेंड टाइम। कैसे पता? क्योंकि अगर थीटा नॉट को 0.7 टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब वेवलेंथ को भी 0.7 टाइम्स कर दिया। कह दो आ गया सर। नेक्स्ट अगला इस क्वेश्चन पे आ गए 179। अरे ये तो बहुत ही आसान सस्ता क्वेश्चन भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कह रहे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। बस hc बाय लैम्डा के बराबर कर दीजिए 4 को। 4 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1240 बाय लैम्डा। hc की वैल्यू 1240 ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के लिए, तो लैम्डा नैनोमीटर में आ जाए कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, है ना, 310 नैनोमीटर। कौन सा हो जाएगा आंसर? 310 नैनोमीटर, ऑप्शन 4। बहुत ही बेकार था बेटा। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वेवलेंथ क्या चाहिए, बस ये देखना है। इससे कम होगी तो होगा ही हो, ये जस्ट कंडीशन आ गई। अब आप कहोगे 310 पे तो नहीं हो रहा है, ये तो जस्ट अभी वर्क फंक्शन के बराबर हुई, कुछ रफ्तार भी देनी पड़ेगी, तो 309.99999 कर लो। थोड़ी सी कम होगी तो कुछ एनर्जी आ जाएगी। बात वही रहती बेटा, क्रिटिकल कंडीशन में निकालना होता है कि जस्ट जब हमारी वेवलेंथ की एनर्जी मतलब उस फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाए कि वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में निकालना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम सेम रेस टू सेम एनर्जी, फ्रॉम रेस टू सेम एनर्जी। ओके, सेम एनर्जी के लिए कर दी, सेम काइनेटिक एनर्जी है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की। लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा करें, यहां लिख देते हैं लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। h अपॉन mv, mv होता है अंडर रूट 2m के है, k p विच इज k लिख दो इसको, चलेगा h अपॉन अंडर रूट 2m के। अल्फा पार्टिकल का अगर प्रोटॉन का मास m तो इसका 4m और एनर्जी बराबर है, तो हो गया h कट जाएगा 2m कट जाएगा k कट जाएगा, h कट जाएगा 2m कट जाएगा k कट जाएगा, तो अंडर रूट 4:1 आ जाएगा, दैट इज 2:1। 2:1। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। इसी तरीके से बेटा फिर मुलाकात होगी, है ना, आपके साथ, और आपको कुछ पेपर्स के सॉल्यूशन और दिए जाएंगे। पेपर से पहले जरूर देखें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, है ना। और ध्यान क्या रखना है बेटा, कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बड़ी बार बताई जा रही चीजें उनको फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो बेटा ये टाइम है, ये टाइम को फॉलो करेंगे, ये टाइम में अगर आप मेरी बातें फॉलो कर लेंगे, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं सारे के सारे टीचर्स वो आप फॉलो करिए, है ना, आप मानिए वो सारी बातें, आपका डेफिनेटली भला होगा, आपका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। घबराना नहीं है, बस अपने आप को फुल टाइम झोंक देना है केवल और केवल पढ़ाई के लिए। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।